उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 5। खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सीकर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग हैं कि सरकारी गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सब्जी मंडी में तो रोज ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से सीकर जिले में बढ़ रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता है वो ये इन चीज़ों को जो सरकार की गाइडलाइन है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम खड़े हैं सीकर की सब्जी मंडी में, कृषि मंडी में। ये सब्जी मंडी है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकानों पर जिस तरह की भीड़ है उससे ये साफ है कि जो सरकार की गाइडलाइन, हर दिन जो नई गाइडलाइन आ रही है उनका इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। लगातार जो भीड़ है वो उसी तरह से कर रहे हैं, जबकि सब्जी की दुकानें रोज खुल रही हैं और सरकार ने ये तय किया है कि आगे भी लॉकडाउन के दौरान भी सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी किस वजह से ये भीड़ हो रही है ये कोई बताने वाला नहीं है। लोग अभी भी प्रशासन ने ये तय कर रखा है कि जो सब्जी के जो ठेले वाले हैं वो जगह जगह घर घर जाकर होम डिलीवरी करेंगे। कोरोना काल में झालावाड़ पुलिस ने आत्म अनुशासन का उदाहरण पेश कर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। झालावाड़ पुलिस सरकार के आदेश पर शादी समारोह स्थगित करने को लेकर सिर्फ लोगों को समझा बुझा ही नहीं रही, बल्कि खुद भी इन आदेशों पर अमल कर रही है। जी हां, पुलिस के अधिकारी अपने परिवार की खुशियों से ज्यादा अपने फर्ज को तरजीह दे रहे हैं। जिले में कई पुलिस अधिकारियों ने अपने परिवार के शादी समारोह स्थगित कर दिए हैं। साथ ही लोगों से समझाइश कर करीब 51 शादी समारोह भी स्थगित करवाए हैं। एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू ने बताया कि कोरोना संक्रमण फैलने में शादी समारोह बड़े कारण बन रहे हैं। ऐसे में कई पुलिस वाले अपने लाडले लाडलियों की शादी स्थगित कर रहे हैं। पुलिस लोगों को भी लगातार शादी स्थगित करने के लिए समझाइश कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे हमारे एसएचओ कोतवाली की बेटी की शादी थी, उसने पोस्टपोन कर दी है, और एसएचओ मिश्रोली के बेटे की शादी थी उसने भी आगे कर दी, और सेकंड इंचार्ज अकलेरा के खुद के बेटे की शादी थी तो वो भी अब शादी का जो एक पूरा प्रोग्राम था वो भी नहीं कर रहा है। और इवन हम अपने जवानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करें। और जोधपुर में कोरोना की सुनामी ने अस्पतालों और जिला प्रशासन के सामने ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि प्राण वायु ऑक्सीजन की व्यवस्था आखिर करें तो कहां से करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में संसाधनों की कमी भी भारी पड़ रही है, लेकिन महात्मा गांधी अस्पताल में तैनात एक नर्सिंग कर्मी ने अपने इंजीनियर बेटे के साथ मिलकर ऐसा जुगाड़ किया है कि एक सिलेंडर से 5 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। अस्पताल में तैनात नर्स देवाराम गहलोत ने अपने बेटे इंजीनियर अमरचंद के साथ मिलकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के आगे 5 नोजल का पाइपलाइन तैयार किया, जिससे एक साथ 5 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इस भारी ऑक्सीजन की दिक्कत के सामने हमें मतलब ऐसा महसूस हुआ कि एक सिलेंडर से एक से ज़्यादा पेशेंटों को ऑक्सीजन दी जाए और किसी की जान बचाई जाए, तो उस हिसाब से हमारे दिमाग में आया और एक रेगुलेटर से 5 को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, जिससे कई जो लोगों की जानें बची और बच रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने कोटा में कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। इस बीच कोविड केयर सेंटर में तनाव कम करने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। कोटा यूनिवर्सिटी के कोविड केयर सेंटर से भी सुखद तस्वीरें आई हैं, जिसमें कोविड केयर सेंटर में लोग आरती गा रहे हैं। सेंटर के कर्मचारी, सफाई कर्मी भी मरीजों के साथ भक्ति की सरिता में सराबोर नजर आ रहे हैं। सेंटर में ओम जय जगदीश हरे गाकर लोग संक्रमण से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं।
वायरस के विनाशकारी वार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद अस्पताल दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ना बेड, ना ऑक्सीजन, लेकिन युवाओं का जज्बा कोरोना के संकट काल में लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। कोटा से आई इस तस्वीर को देखिए, सोचिए उस शख्स की स्थिति क्या हुई होगी जब वो अच्छे इलाज की उम्मीद लिए अपनी पत्नी को लेकर बिजोलिया से कोटा के निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसकी उम्मीदें तब दम तोड़ने लगी जब पता चला कि अस्पताल में तो बेड ही नहीं है। पत्नी का ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा था, उम्मीदों का दामन छूटा जा रहा था, लेकिन तभी निराशा के भंवर में डूबते शख्स को उस समय उम्मीदों का किनारा मिल गया जब स्थानीय युवकों ने सांसों के देसी जुगाड़ से सड़क पर ही महिला का इलाज शुरू कर दिया। युवकों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, लेकिन रेगुलेटर नहीं था। ऐसे में जुगाड़ से रेगुलेटर बनाकर महिला की उखड़ती सांसों को संजीवनी दी। सड़क पर घंटों इलाज के बाद आखिरकार एक निजी अस्पताल में बेड मिला और महिला को भर्ती करवाया गया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है, लेकिन सलाम तो उन युवाओं के हौसले और सेवा भाव को है जो ऐसे लोगों की सांसों के रक्षक बने हुए हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। ऐसे विपरीत हालात में बाड़मेर के जिला रसद अधिकारी की एक पहल लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। दरअसल जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने आवश्यक किराना सामान की सूची फोन पर उपलब्ध करवाने पर बिल सहित सामान घर तक पहुंचाने की पहल की है। उन्होंने पहले तो जिले के थोक और खुदरा विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया, फिर इन दुकानों के फोन नंबर आमजन को वार्डवार उपलब्ध करवा दिए हैं। अब लोग इन किराना की दुकानों के मोबाइल नंबर पर आवश्यक सामग्री की सूची भेज रहे हैं और दुकानदार लोगों के घर घर सामान पहुंचा रहे हैं। ये नई पहल न सिर्फ लोगों को रास आ रही है, बल्कि किराना व्यवसायी भी इस नवाचार से बहुत खुश है। बहुत अच्छी सहूलियत हुई है, हमको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आराम से हम जो है घर सामान मंगवा सकते हैं और सामान आ रहा है हमारा। सामान इनको मोबाइल पे कहते हैं दुकानदार को, और मोबाइल पे वो अपना सामान जो है भेज देता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम मार्केट में नहीं आए, कम से कम मार्केट में आए, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमको व्हाट्सअप कर देते हैं, हम व्हाट्सअप द्वारा उनके घर घर सामग्री पहुंचा रहे हैं। सुबह जल्दी दुकान 6 बजे खोलते हैं, 11 बजे तक सब फिनिश करके फ्री हो जाते हैं। हम लोगों ने ये किया है कि जो एसोसिएशन है उनकी मीटिंग बुलाई थी, किराना एसोसिएशन की, और उन्होंने खुद ने अपनी पहल करते हुए जो है वो ये प्रस्ताव दिया कि हम खुद घर घर होम डिलीवरी जो है वो करेंगे, तो लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में एक और जहां इंसानियत के दुश्मन चंद करारे नोटों के लिए रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवता के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पाली के बांगड़ अस्पताल के कोविड ओपीडी में देखने को मिला, जहां 40 साल के एक बीमार के लिए बुजुर्ग ने अपना बेड दे दिया। 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एक बुजुर्ग को अपनी बीमार पत्नी के लिए बेड मिला। व्हील चेयर पर जैसे ही वो अपनी पत्नी को वार्ड में ले जाने लगा, तभी 40 साल का एक जवान मरीज आया जिसका ऑक्सीजन लेवल महज 43 था। युवक की गंभीर स्थिति को देख बुजुर्ग के पति ने डॉक्टर से जो कहा वो मिटती मानवता की आशा है, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। बुजुर्ग ने डॉक्टर से कहा, साहब उसकी तबीयत मेरी पत्नी से ज्यादा खराब है, उसे इलाज की ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ और देर और इंतजार कर लूंगा, आप उस जवान युवक को भर्ती कर उसका इलाज कीजिए। हुआ यूं कि रोहट क्षेत्र की लेहर कंवर को सांस लेने में दिक्कत होने पर उनके पति भंवर सिंह शुक्रवार सुबह बांगड़ अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करने लाए। अस्पताल की पर्ची भी बन गई, लेकिन बेड नहीं मिलने पर चिकित्सकों ने लेहर कंवर की नाजुक स्थिति देख उसे कोविड ओपीडी में व्हील चेयर पर ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया और भंवरलाल को कहा जब बेड खाली होगा तब भर्ती कर देंगे। 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी पत्नी लेहर कंवर के लिए बेड मिलने का भंवर सिंह इंतजार करता रहा। लेहर कंवर की स्थिति देख दोपहर 1:15 के करीब उसे बेड आवंटित किया गया, लेकिन उसे भी उसने एक बीमार को दे दिया।
और 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। फतेहपुर जिले में अराजक तत्वों को जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आए परिणाम को लेकर अराजक तत्वों ने फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता विक्रम भदौरिया ने इस बात की जानकारी जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री से करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 युवकों के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पकड़े गए आरोपी दिव्यांश राजपूत और बालेंद्र कुमार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। विक्रम सिंह भदौरिया अदमापुर थाना कल्याणपुर के निवासी हैं। उन्होंने कल थाना कल्याणपुर पर सूचना दिया कि फतेहपुर की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध दिव्यांश उर्फ वीर सिंह, जो साई गांव थाना कल्याणपुर का निवासी है, उसने अशोभनीय टिप्पणी अंकित की है। थाना कल्याणपुर के पुलिस के द्वारा तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। ये कतार उम्मीदों की है, उम्मीद कोरोना को हराने की, जिंदगी बचाने की। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं। सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में लोग कोरोना के टीके के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बारी के लिए अंतहीन इंतजार करना पड़ता है और आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ता है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और लंबी प्रतीक्षा कराने के बाद लोगों को वैक्सीन खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वो लोग सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है और जब नंबर आया तब अस्पताल ने उन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गई। आपको बता दें कि देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चालू है, जिसमें 18 साल से ज्यादा के लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। भारी संख्या में वैक्सीन सेंटरों पर पहुंच रहे लोगों को वैक्सीन की किल्लत परेशान कर रही है। किस लिए आई थी? मैं आई थी अपना दूसरा डोज लगवाने के लिए। हाँ। और यहाँ पर्ची भी दे दिया और 2 घंटे से 2 घंटे से और अब मना कर लास्ट में भी मना कर रहे हैं कि अब नहीं लगेगी। फर्स्ट वाले को लगने दो, कह रहे हैं फर्स्ट वाले को लगाएंगे, अब सेकंड डोज नहीं लगाएंगे। आने के लिए तो आपकी क्या बात हुई? डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों से तो बात नहीं हुई, बाहर के स्टाफ में बात हुआ तो वो बताया कि अभी तो वैक्सीन खत्म हो गया, कल सुबह दोबारा आएंगे तो कल सुबह लग जाएगा। कहाँ से आए थे आप? नोएडा से आए, सेक्टर 50 से। कैसे मार कैसे? आ मार कैसे? आ मार। नहीं मारेगा। अच्छा तू मार, अब तू मार। ये मार। खींच के और खींच के। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने समूचे बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का मतलब है आप अपने घरों में रहें और बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन हैरानी की बात है कि पटना में कई लोग लॉकडाउन का मतलब समझकर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में रात में भी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस इनसे अपने तरीके से निपट रही है। पुलिस उठक बैठक से लेकर पकड़े गए लोगों को आपस में पिटवाने से भी गुरेज नहीं कर रही, साथ ही सख्त चेतावनी भी कि अगली बार घर से बाहर नहीं निकलना है। शुक्रवार की रात पटना के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया। कोरोना महामारी के चलते बिहार में बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए सेना आगे आई है। अब प्रदेश की राजधानी पटना में कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। दरअसल पटना से सटे बिहटा के ESIC हॉस्पिटल की कमान अब सेना के जवानों ने संभाल ली है। पिछले दिनों पूर्वोत्तर स्थित आर्मी बेस से सेना की 2 फील्ड हॉस्पिटल की टीम वायुसेना के विमान से पटना पहुंची। इस टीम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम भी है। रविवार तक ESIC अस्पताल को 500 बेड का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना देने की बात कही जा रही है।
बता दें कि पहले इस अस्पताल में केवल 100 बेड थे। कोरोना काल में सेना के मोर्चा संभालने के बाद अब अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 100 बेड का आईसीयू होगा। सेना की कमान संभालने के बाद अब ईएसआईसी अस्पताल में तेजी से काम शुरू हो गया है। इस अस्पताल में कोरोना से जुड़ी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग उपकरण के साथ सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। आर्मी के डॉक्टर से हम लोग का मीटिंग बिहार सरकार के साथ और हम लोग के साथ मीटिंग चल रहा है और मिटिंग के बाद आश्वासन मिला है कि कल से ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा में 100 बेड का कोविड अस्पताल आर्मी के द्वारा चलने लगेगा। बिहार में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बिहार एसटीएफ और पुलिस टीम ने मिलकर खगड़िया में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं। इसमें एक अपराधी को पुलिस की गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मानसी के रोहियार दियारा इलाके में एक ठिकाने पर वांटेड अपराधी छबीला यादव के अपने साथियों के साथ मौजूद होने की जानकारी बिहार एसटीएफ को मिली थी। इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। सूचना मिलने के बाद ही जिला पुलिस के साथ प्लान बनाकर एसटीएफ ने ठिकाने की घेराबंदी की थी। इनकी प्लानिंग बगैर गोलीबारी के अपराधियों को हर हाल में पकड़ने की थी, लेकिन अपराधियों ने एसटीएफ और पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। तब जवाबी कार्रवाई में टीम ने भी फायरिंग की तो एक गोली छबीला यादव के साथी रुपेश साव को पैर में लग गई। इसके बाद ही कुख्यात अपराधी छबीला यादव, छोटू साव और रुपेश साव को पकड़ लिया गया। छबीला मानसी थाना के ही अमनी गांव का रहने वाला है। इन अपराधियों के पास से 75 गोली के साथ साथ एक सेमी ऑटोमेटिक रेगुलर राइफल, एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस को लंबे वक्त से इन अपराधियों की तलाश थी। फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। बहुत सारे हत्या के केसेस भी हैं, वही मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोग देख लेते हैं, सारे केसेस में इसको रिमांड किया जाएगा। जितने भी ये अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, अन्य जो भी केसेस में ये वांछित हैं, सब में इनको रिमांड कर लिया जाएगा। क्या सब बरामदगी हुई है? बरामदगी हुई है 2 राइफल है, एक 3006 वाला, एक .315 का, एक देसी कट्टा है, 80 राउंड गोली है और कुछ खोखा भी बरामद हुआ है। झारखंड के चतरा में प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ 22 बटालियन की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांचल में बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर आतंक का पर्याय बन चुके एरिया कमांडर जगन्नाथ उर्फ आजाद समेत 4 नक्सलियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी अभियान के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने टंडवा थाना क्षेत्र के गोंदा पहाड़ी और कुंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 5.56 mm का 2 रेगुलर इंसास, 5.56 mm का 178 कारतूस, 2 मैगजीन, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 वायरलेस सेट, नक्सली रसीद, .315 बोर का 27 कारतूस, 9 mm का 4 कारतूस और लेवी का 6,000 रुपए बरामद किए हैं। गौरतलब है कि इन नक्सलियों ने आम्रपाली और मगध कोल परियोजना में लेवी को लेकर कोल वाहनों को जला दिया था। उन्होंने ये काम सुप्रीमो ब्रजेश गंजू, आक्रमण भीखन और दूसरे नक्सलियों के कहने पर किया था, ताकि इलाके में दहशत को बढ़ाया जा सके। इस घटना के बाद से ही पुलिस लगातार नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही थी। वहीं अभियान के दौरान 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों ने घटना में अपना हाथ होना भी स्वीकार कर लिया है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 25 ड्रग्स तस्करों को मार गिराया। एक इलाके में उन बदमाशों के छिपे होने की खबर मिलते ही पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे ड्रग्स तस्करों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए मकानों की छतों पर चढ़ गए। लेकिन तब तक पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जमीन के साथ साथ आसमान से भी उन पर नजर रखी गई, जिससे घबराकर वो एक मकान से दूसरे पर भागते दिखाई दिए। हालांकि इन तरकीबों से भी उनकी जान नहीं बच सकी।
पुलिस ने वहां मौजूद सभी ड्रग तस्करों को एक एक कर गोली मार दी। खबर है कि इस ऑपरेशन में पुलिस के एक अधिकारी की भी मौत हुई है। अमेरिका के मायोमी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर और यूट्यूबर और बॉक्सर जैक पॉल के बीच मामूली बात पर शुरू हुई तू मैं देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई, जो वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दर्जनों मीडिया वालों के सामने पहले तो दोनों बॉक्सर के बीच किसी बात पर बहस होती नजर आई, लेकिन तभी अचानक जैक पॉल फ्लॉयड मेवेदर के सिर से उसकी टोपी छीनकर भागने लगा, जिससे मेवेदर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पीछे से जैक को झपटने की कोशिश की और दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालांकि दोनों सेलिब्रिटी को आपा खोते देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दोनों एक दूसरे पर बार बार आक्रामक होते दिखे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये झगड़ा महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। इजराइल के यरूशलेम में यहूदियों और फिलिस्तीनियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम के एक इलाके में कब्जा जमाकर वहां अपने लोगों को बसा दिया था, लेकिन वहां के फिलिस्तीनी इन यहूदी बस्तियों का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में दोनों तरफ के लोग एक बार फिर भिड़ गए। इस दौरान वहां खड़ी एक कार में भीषण आग लग गई, जिससे ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। रात के अंधेरे में आग के गोले की तरह जलती कार से काले धुएं का गुब्बार चारों ओर फैलता नजर आया। इसी बीच दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद धधकती कार पर पानी की बौछार पड़ते ही उससे जबरदस्त धुआं उठा। कुछ देर की मशक्कत के बाद दमकल की टीम आग बुझाने में कामयाब हुई। इस आग में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इससे पहले इलाके में हालात बेकाबू होते देख दर्जनों सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभालते नजर आए और उपद्रवियों से निपटने को तैयार पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को एक दूसरे पर हमला करने से रोका। इस बीच पुलिस की बात नहीं मान रहे एक शख्स को एक पुलिसकर्मी ने ऐसे खदेड़ा कि वो जमीन पर गिर गया। पुलिस का दावा है कि इस दौरान शांति भंग करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आपदा प्रबंधन का काम संभालने वाली एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से धधकते लावे की कई धाराएं बहती नजर आईं। दूर से देखकर तो ऐसा लगा मानो पहाड़ से लाल और नारंगी पानी की कोई नदी बह रही हो। अंगारों की ये नदी जहां जहां से गुजरी वहां पहाड़ की ढलानों की हरियाली को राख में तब्दील करती चली गई। खौलते लावे की वजह से ज्वालामुखी से इतना घना धुआं निकलता दिखा जैसे वो बादलों से घिरा हो। बकाया ज्वालामुखी की वजह से इलाके में फसलें और चारागाह तो बर्बाद हो ही चुके हैं, उसकी राख ने लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। ग्रीस में श्रम कानूनों में बदलाव की मांग पर राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने ईस्टर की वजह से 1 मई को टाले गए मजदूर दिवस कार्यक्रम पर भी नाराजगी जताई और इन मुद्दों पर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी ग्रीस के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में लोग जुलूस निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में अलग अलग सेक्टर से जुड़े हजारों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस की टीमें भी तैनात रहीं ताकि कोई हंगामा न हो। लेकिन खबर है कि इन प्रदर्शनों से देश के कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। म्यांमार में 3 महीने से ज्यादा वक्त से जनतंत्र के लिए जान दांव पर लगाकर बैठी जनता ने अब वहां शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। म्यांमार में कोरोना की वजह से काफी वक्त से बंद पड़े स्कूल अब खुलने वाले हैं। ऐसे में तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया ताकि वहां सेना ये दावा न ठोक पाए कि म्यांमार में शांति बहाल होने लगी है। लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि म्यांमार का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है। इसलिए डवई शहर में प्रदर्शनकारियों ने किताबों पर ही अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने पहले तो किताबों के पन्ने फाड़े और फिर उन्हें आग लगा दी। किताबें जलाने के बाद उन्होंने जोर जोर से नारेबाजी करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में भी मार्च निकाला। म्यांमार में सेना से छिड़े खूनी संघर्ष में 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब भी लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जल रही लौ बुझी नहीं है। यही वजह रही कि वहां के सबसे बड़े शहर यांगोंग में सेना की गोली के डर से भी उनकी आवाज नहीं दबी और चुनी हुई सरकार को बहाल करने के लिए प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतरे। इंडोनेशिया के सुमात्रा से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां सिनाबुंग ज्वालामुखी के फटने से हड़कंप मच गया। इस ज्वालामुखी में पिछले 1 हफ्ते में हलचल बढ़ गई थी, जिससे आसपास के लोगों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया था।
और जब ज्वालामुखी फटा तो इसके ऊपर राख और धुएं का गुब्बार आसमान छूता नजर आया। दूर से ये आसमान में काले घने बादलों सा लग रहा था। बताया गया कि ज्वालामुखी से निकला काले धुएं का ये गुब्बार करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठते देखा गया, जिसके बाद इसके करीब की सड़कों पर पुलिस ने आवाजाही बंद कर दी। राहत की बात ये रही कि खतरा भांपते हुए ज्वालामुखी के फटने से पहले ही आसपास के गाँव को खाली करवा लिया गया था। फिलहाल लोगों को इससे 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। प्राइम डिबेट